संजय लिखते हैं, प्रणाम। मेरी शादी को 25 वर्ष हो गए हैं। आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ मेरा जीवन दुखमय रहा है। मैंने 18 साल जॉब करी, जो पैसे घर चलाने में लग जाते थे और मेरी वाइफ की सैलरी सेव होती थी। वो करियर में काफ़ी अच्छी रही, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं। घर का माहौल शुरू से अच्छा नहीं रहा। हर रोज़ बहस होती रही। मुझे हमेशा से दोषी और पति की जिम्मेदारी न निभाने वाला व्यक्ति बताया गया। अब हालत ये हो गए कि वो इस शादी को ख़त्म करना चाहती है। मैं भी समझदारी से इसे संभालने में असफल रहा और खुद का अपमान करवाता रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। वांट टू सेव माई रिलेशनशिप, प्लीज़ इनलाइटन माई पाथ। संजय जी, दो रास्ते। अगर संभावनाएं हैं तो रिश्ते को बचा लेना चाहिए, और अगर कोई रिश्ता इतना सड़ गया हो तो उससे बाहर निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कीमती है। जिंदगी को व्यर्थ में बिताना तो समझदारी नहीं होगी कि घिसटते हुए, कुढ़ते हुए, पीड़ित होते हुए जिंदगी को बिताएं। तो कई बार शादी को लेकर लोग बड़े इमोशनल होते हैं। खत्म करना अच्छा है कि बुरा है? मैं कहता हूं कि भरसक बचाइए, जहां तक संभव हो बचा लीजिए। अच्छी बात है, रिश्ते कीमती होते हैं। लेकिन अगर रिश्तों में कुछ बचा ही ना हो तो उनको बचाने से क्या फायदा? और आत्ममुग्ध लोगों के साथ रहना तो बड़ा कठिन होता है। शुरुआत में क्या होता है कि ज्यादातर पतियों का हाल यही है। ज्यादातर घरों में देखेंगे, वो अपनी पत्नियों को आत्ममुग्ध बना के ही छोड़ते हैं। जितनी नहीं होती बेचारी उतने बना देते हैं। वो उसी में खुश हैं कि एक कोई व्यक्ति बस अपने व्यक्तित्व में, अपने सारी चीजों में इतराया हुआ घूम रहा है। दूसरों की परवाह नहीं, अपनी प्रशंसा करवाने में निरंतर रत। कई लोग होते हैं, देखो, उम्र का उसमें तकाजा नहीं है। उम्र कम हो, उम्र ज्यादा हो, आत्ममुग्ध है। अपनी प्रशंसा कोई ना करे तो खुद ही करेंगे। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने क्या नहीं कर दिया। और दूसरे करें तो कमाल ही है। फिर तो वो सारा हर संभव कोशिश करेंगे। तो हम भी तो शुरुआत संबंधों की यही करते हैं। प्रशंसा 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 और झूठी प्रशंसा किए चले जाते हैं, और फिर व्यक्ति उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। प्रशंसा की फिर आदत पड़ जाती है। एक तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हो, आत्ममुग्धता वाला, और आपने प्रशंसा का जहर पहले ही घोल दिया, तो नार्सिसिज्म और बढ़ जाता है। प्रशंसा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा जेन्युइन होनी चाहिए। और आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ सतर्क हो जाना चाहिए। हमारे समाज में दुविधा क्या है कि जीवन का जो सबसे बड़ा आयोजन है उसको सबसे ब्लाइंडली खेलते हैं। व्यक्ति की थोड़ी साइकोलॉजी स्टडी होनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व को देखना चाहिए, तब लोग कुंडली मिलवाने जाते हैं। कुंडली मिलवा लो, कितने गुण मिले। ज्योतिषी भी बैठकर मिलाता है, बड़ा दिमाग लगा के। ये वाला कैप्सूल इससे मिला दिया, वो वाला कैप्सूल उससे मिला दिया, मिल गए। इतने गुण मिला दिए। व्यक्ति बड़ा तृप्त होकर चला आता है। नहीं नहीं, काफी मिल गए। अब उतने भी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि सारे के सारे मिल जाएं, लेकिन काफी गुण मिल गए। और वो मिलाने वाले को पता ही नहीं गुण क्या होता है। उसके खुद के अपने नहीं मिले हुए हैं। मिलाने के बाद पता चलता है घर में उसकी पिटाई हो रही है। सफल ज्योतिषी होगा तो नहीं पिटाई होगी, थोड़ा खर्चा पानी ज्यादा दे रहा होगा। अगर कोई टाइम पास कर रहा होगा तो फिर घर में महाभारत होगा। उसके बाद उनकी कुंडली बिगड़ जाएगी कि भाई यही करो तुम बैठकर।
और कोई काम नाम है नहीं। लोगों को बुला लो, उनकी कुंडली मिलाओ, टाइम वेस्ट करो। घर के लिए तो तुमको कुछ करना नहीं है, घर में तो तुम कुछ करने धरने लायक नहीं हो। तो एक तो ये सब शादियों का जो सिस्टम है वही गड़बड़ है। नंबर 2 बात यह है कि अगर व्यक्ति थोड़ा भी समझदार और संवेदनशील है तो किसी भी मौके पर उसको जगाया जा सकता है। ये बात भी ध्यान रखिए। भाई विवाह हुआ तो उसमें 2 बातें हैं, या तो आपने कभी तो प्रेम किया और प्रेम से साथ रहे, और कभी भी प्रेम नहीं आपने किया एक दूसरे को और साथ रहे, तो ये तो बड़ी विचित्र सी सजा है कि आप बिना प्रेम के साथ रह लिए। तो अगर प्रेम से साथ रहे तो कभी थोड़ा तो एक दूसरे को जाना समझा, तो उसको अगर संभव हो तो सींचने की कोशिश हो सकती है कि हम सींच कर देखें कि क्या कोई संभावना बनती है, क्या कोई दिशा निकल सकती है। और इसके लिए अपने को जो हम शोषित बना लेते हैं उस शोषित पैमाने से, उस प्रेम से बाहर लाना चाहिए। शोषक और शोषित का एक स्टीरियोटाइप डेवलप हो जाता है कि जो शोषण करने वाला है, भावनात्मक या किसी भी तल पर शोषण कर रहा हो, आर्थिक, जैसे आपने आर्थिक भी बात लिख दी, तो उसकी आदत पड़ गई है और हम भी आदत के गुलाम हो चुके होते हैं। तो उन आदतों को तोड़ना चाहिए। और धन और ध्यान की जो बात है वो मैं हमेशा कहता हूं कि धन के प्रति भी समझदारी वाला व्यवहार रखना चाहिए कि धन से अपने को खाली नहीं कर देना चाहिए, रिक्त नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो संबंधों में बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। और आपने ये भी लिखा है कि मुझे हमेशा से दोषी और पति की जिम्मेदारी न निभाने वाला बताया गया। ये तो आपको तय करना है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में ठीक थे या नहीं थे, क्योंकि निभाई नहीं निभाई ये तो दूसरे की अपनी बहुत अतिरिक्त इच्छाएं और आकांक्षाएं भी हो सकती हैं जिनका कोई समाधान नहीं हो सकता। किसी की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने जेन्युइनली अपने जीवन को जिया है, अपना सम्मान किया है, दूसरे का सम्मान किया, तो उस बात को आप सुनिए ही नहीं, उसको अपने दिल पर भी मत लीजिए, उसको दिल पर मत लीजिए। और परेशानी को व्यक्ति से हटा लीजिए, अपनी तरफ थोड़ा लौटिए, थोड़ा अपने साथ वक्त बिताइए, जहाँ मौका मिले। घर में मिले तो घर में, घर में नहीं मिले तो कहीं बाहर बिता लीजिए, कहीं थोड़ी देर जाइए, अपने साथ बैठिए, थोड़ा ध्यान में बैठिए, अपने को शांत करिए, अपनी ओर लौटिए। और अपनी खुशियों और अपनी चीज़ों को व्यक्ति निर्भर बनाइए भी नहीं, और होती भी नहीं व्यक्ति निर्भर। आप व्यक्ति हैं, पति तो एक कमोडिटी हो जाती है, वो स्त्री भी स्त्री है, वो पत्नी एक कमोडिटी हो जाती है। तो व्यक्ति तो स्वयं ही प्रसन्न होगा, अप्रसन्न होगा, और पति पत्नी तो एक दूसरे को प्रसन्न और अप्रसन्न करने के तमाम आयोजन कर सकते हैं। तो उस द्वंद से अपने को धीरे धीरे समझदारी से बाहर लाइए। संभावनाएं बची हो तो पहले अपने ऊपर काम करके अपने को खुश करिए, और दूसरे के साथ संयम और संतुलन से व्यवहार करते हुए चीज़ों को आगे ले जाइए। और अगर प्रतिशत तनाव का और खराबियों का बहुत ज़्यादा है तो फिर आप बाहर होइए, शांति से अपना जीवन जिए जितना जीवन आपके पास है, और खुश रहिए, वो जीवन का ज़्यादा सम्मान होगा। सुभाष सिंह लिखते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फॉलिंग इन लव। ये हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेम में गिरने और प्रेम में फॉलिंग इन लव का। कुछ लोग इसके लिए फिर दूसरा शब्द ले आते हैं, राइजिंग इन लव। लेकिन फॉलिंग इन लव जो टर्म आया वो सुंदर खूबसूरत आया, उसको दूसरे एंगल से देखिए। जैसे बूंद गिरती है समंदर में और फिर बूंद ढूंढी नहीं जाती, यही प्रेम की कीमिया है, अल्केमी। फॉलिंग इन लव, आसमान से टपकी एक बूंद बादलों का घर छोड़कर,
और समंदर में गिरी, टप, खो गई। फिर बचा केवल समंदर, बूंद चली गई। वो हुआ फॉलिंग इन लव। तो अपने अंतर आकाश से, अपने अंतर मन के बादलों से जब हमारे जीवन की कोई बूंद किसी और के जीवन के समंदर में गिरे और व्यक्तित्व तिरोहित हो जाए, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन चला जाए, तो वही फॉलिंग इन लव है। कि जब दो दो नहीं रहे, वो एक का ही विस्तार हो गए। समंदर बूंद का ही विस्तार हो गया, लेकिन अब बूंद वहां पर नहीं है कहीं। गिरी तो थी, अब ढूंढी नहीं जाती। तो असली अर्थ प्रेम का, फॉलिंग इन लव का वही है कि जब हम प्रेम में बूंद की तरह गिरे, तो फिर हमने प्रेम को ही पाया। हमने उस व्यक्ति को, उस अहंकार को, उस पर्सनलाइजेशन को, उस आइडेंटिफिकेशन को फिर नहीं पाया। वो गया, खो गया। दैट इज ट्रू मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ फॉलिंग इन लव। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम व्यापक है तो कोई प्रेम के बिना कैसे हो सकता है। कोई भले ही प्रेम में न हो, भले ही वो प्रेम को न जाने, लेकिन क्या कोई प्रेम के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? कृपया कुछ कहें। हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना प्रेम के नहीं एग्जिस्ट कर सकता कोई, लेकिन अगर प्रेम की कोई सूचना, प्रेम का कोई रंग, प्रेम का कोई स्पर्श उस तक ना पहुंचे, तो वो तो प्रेम रहित जैसा ही अनुभव करेगा जैसे बंजर में जी रहा है। प्रेम तो होगा ही जीवन में। जीवन ने किसी न किसी रूप में तो संभाला ही है, तभी तो हम हैं। जीवन और हमारे बीच प्रेम का कोई धागा तो जुड़ा है, कोई रिश्ता तो जुड़ा है, तभी तो हम हैं यहाँ पर। और हम जीते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो प्रेम का कोई ना कोई धरातल तो है, कोई ना कोई धरातल तो है। लेकिन कई लोगों का प्रेम इतना जमींदोज हो जाता है कि वहां पर फिर प्लांट लगा के, जैसे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है धरती से, वैसे ही फिर वहां पर एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाकर उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तब पता चलता है, ओ, इसके अंदर भी इतना ऑयल का ट्रेजर है। नेचुरल ऑयल्स वगैरह जैसे होते हैं ना, तो प्रेम भी उसी तरह का एक फ्यूल है, तमाम परतों के नीचे हमारे दब जाता है। उसको हमारी कंडीशनिंग, हमारी धारणाएं और हमारे तमाम अनुभव, हमारी तमाम स्मृतियां और हमारे तमाम विचार और तमाम तरह की जो परतें हैं वो ढक सकती हैं कभी कभी। तो जब हम कहते हैं कि व्यक्ति प्रेम रहित है, तो वस्तुतः हम नहीं कहते हैं कि प्रेम रहित है। बस एक इशारा है कि प्रेम का संस्पर्श तो नहीं है। जैसे किसी जीते जागते व्यक्ति को भी हम कह सकते हैं कि जिंदा हो कि मरे हुए हो। तो अब मरा हुआ तो नहीं है, मरे हुए को तो कहने का कोई उपाय ही नहीं है, उसके लिए तो बात ही खत्म हो गई। जिंदा है तो जिंदा है। लेकिन अगर मरे के माफिक जिंदा है, तो हम उसको झकझोर सकते हैं। अरे भाई, जिंदा हो तो थोड़ा जिंदा दिखो। तो इसी तरह से प्रेम सभी के जीवन में है, लेकिन है से क्या मतलब है? है तो है तो थोड़ा छलके भी, ढलके भी हमें और जीवंत बनाए और रसमय बनाए, तब तो ठीक है। अन्यथा इतने डोरमेंट होने से थोड़ी देर बाद हम भी डोरमेंट हो जाएंगे। डोर बंद, क्लोज, कहानी खत्म, फिर क्या बचा? तो इससे अच्छा है कि हम पहले उसको एक्सट्रैक्ट करें, निकालें, सतह पर लाएं और शामिल करें अपने जीवन में उसको। वृंदा धावाले ने लिखा है, प्रणाम प्रभु। ऑटोमेटिक राइटिंग से गए हुए लोगों के सोल से बात करते हैं, इसके बारे में कुछ समझाएं। देखिए, एक तो गया हुआ व्यक्ति कहीं होता नहीं, नंबर एक। जो गया गया गया, खत्म, फिनिश द एंड। और ये सारा एक स्टूपिड सरंजाम है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इस सारा सरंजाम प्रेम रहित लोगों का है।
बिना प्रेम का जीवन जिए हुए लोगों का सरंजाम है। जब जिंदा थे, साथ में थे, तो कभी 2-4 लव लेटर लिख लेते, कहीं किसी जगह लिखकर छोड़ जाते अच्छी बातें, लोग पढ़ लेते, खुश हो लेते। अब वो मर गया, खत्म हो गया व्यक्ति, तब ऑटोमेटिक राइटिंग के चक्कर में पड़े, कुछ तो बात कर ले। अरे जब इतने साल साथ में थे तब क्या बातें कर ली थी, तब बात करके मन नहीं भरा था, अब बात करने निकले, ख्याल आता है ना, होश आता, अरे चले गए, बात ही नहीं करी हमने। फिर पूछना भूल गए थे कि वो जो ज्वेलरी थी वो कहाँ छुपा कर रख दी है, यही पता बता जाते। एकदम से निकल गए, कुछ बताया भी नहीं, निपटाया भी नहीं। नहीं, लगता है था पैसा वैसा बहुत, लेकिन कहाँ छुपा के रखा था तो बताया ही नहीं, निकल गए। तो इन चक्करों में लोग जाते हैं कि किसी तरह से कोई ऑटोमेटिक राइटिंग और सोल कनेक्शन और ऐसा करके हमको वो हिसाब किताब पता चल जाए, वो जो मिलने वाला कुछ माल मत्ता है वो मिल जाए। वहां भी धुन वही चढ़ी है, कुछ मिल जाए। लॉकर की चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख गए थे पिताजी। पिताजी से ऑटोमेटिक राइटिंग से बात हो जाती तो पता चल जाता। कोड, या तो कोड हुआ, कोड ही बता दें, वो जो आजकल तो डिजिटल वाले कोड आते हैं। हम तो कहते हैं वो फिंगरप्रिंट वाला ही लॉक लगाना चाहिए, या वो आंख वाला आइरिस वाला लॉक लगाना चाहिए, निकल जाओ उसके बाद खोल ही ना पाए लोग, बैठे रहे। हम इसीलिए बैठे हैं कि तुम पीछे बाद में तुम लाकर खुलवाएं, सब अपना जियो, जो धन संपत्ति हो उसको एंजॉय करो, खुश रहो, खर्च करो, खत्म करो, और फिंगर लॉक लगा के निकल जाओ, पीछे वाले खोलते रह जाएं। अगर उनको इतनी ही अक्ल और इतनी ही सेंसिटिविटी होती तो वो जीते जी कुछ अच्छा कर लेते। तो जीते जी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए पीछे से कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये देखा जाए इसका कोई यूज नहीं है, ये एक यूजलेस, और एक तो उसमें कुछ है नहीं, सार तत्व तो नहीं, पहली बात तो सब झूठ है, गिमिक है, और जो करने का भावदशा और एटीट्यूड है वो इतना प्रेम रहित और इतना गैर समझदारी वाला है कि उधर जाना ही एक अपने आप में सजा है। जब तक सामने हो सारी ऑटोमेटिक राइटिंग कर लो, और जब चले जाओ तो नमस्कार, हाथ हिलाओ, खत्म कहानी। सारी राइटिंग अभी कर लो, अभी फोन उठाओ, सेशन खत्म होने के बाद अपने लव्ड वन को एक मैसेज ही प्यार भरा कर दो, तो थोड़ी तृप्ति भी मिलेगी कि उसने पढ़ लिया। लेकिन मैसेज तो बिल्कुल महाभारत वाले करने हैं, बातें करनी है तो हमेशा बिल्कुल रणक्षेत्र वाली करनी है, और मरने के बाद फिर ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है, बात हो जाए। मुझे ये बात, ये आइडिया ही इतना स्टूपिड हमेशा से लगता रहा है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो जीते जी बात नहीं करते, मरने के बाद बात करने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें बीच के तमाम ऐसे मीडिएटर भी आ जाते हैं जो कहते हैं हाँ हम बात कराएंगे आपकी। तो ये सब गोरख धंधा चलता रहता है। अनंत पद के मित्रों को उसमें नहीं उलझना चाहिए। अनंत पद के मित्रों की जीवन शैली वर्तमान में है, अभी और यहीं है। जीवन को जियो, खुलकर जियो, पूरी तरह जियो, पूरे प्रेम से जियो। प्रेम है तो प्रेम दिखे भी, जिंदगी है तो जिंदगी दिखे भी, बस इतना हमेशा ध्यान रखो। सतीश डोंगरे लिखते हैं, प्रणाम अनंतश्री, व्यवहारिक रूप से तो प्रेम अक्सर अपने साथ पीड़ा ही लाता है। हाँ तो थोड़ी बहुत तो लाता है ना, तो लाता है तो लाता है, क्या करना। जब एक आप गरम चाय या कॉफ़ी इंजॉय करते हैं तो अपने साथ वो पीड़ा भी लाता है। ज़्यादा देर पकड़ लो तो हाथ जल जाएगा, एकदम से मुंह में गल्प कर लो तो मुंह जल जाएगा, लेकिन वो आनंद भी ला रहा है। तो एक अगर इवन एक सिंपल कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफ़ी भी पीनी है तो पीड़ा का सारा इंतजाम उसके साथ है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सब कुछ इस पर निर्भर कर रहा है। हाथ पे डाल लेंगे, हाथ जल जाएगा, पीड़ा हो गई, कहेंगे अच्छा आप तो कहते थे चाय पीने बहुत मज़ा आता है, हमारा तो हाथ जल गया। तो प्रेम भी ऐसा ही एक कप है जिसके अंदर
उसको एहतियात से, एहतराम से, सम्मान से, बड़े ही मधुरता और कोमलता से उपयोग करना होता है, नहीं तो पीड़ा तो लाएगा ही। और पीड़ा एक सेफ्टी वॉल भी है, वो सेफ्टी वॉल भी रहती है साथ में, इसलिए पीड़ा से भागना थोड़ा ही है। पीड़ा रहित प्रेम अगर हम तलाशेंगे तो फिर हमें प्रेम भी नहीं मिलेगा। वेदना है तो वेद है, पीड़ा है तो प्रेम है। विरह की पीड़ा होगी, मिलकर बिछड़ोगे तो तकलीफ होगी, लेकिन मिलने का आनंद भी तो होगा। कोई कहेगा नहीं नहीं, बिछड़ने में बहुत पीड़ा होती, तकलीफ होती, तो हम मिलेंगे ही नहीं, हम मिलने का आनंद ही नहीं लेंगे कभी, कि बिछड़ने में पीड़ा होती। मत लीजिए आनंद, ऐसे धीरे धीरे जिंदगी रेत हो जाएगी, खत्म कहानी। तो पीड़ा से घबराना नहीं है। पुरंजय लिखते हैं, क्या ध्यान भीतर की अवस्था है और प्रेम बाहरी अवस्था है? क्या कोई सीधे प्रेम में प्रवेश कर सकता है बिना ध्यान की प्रक्रिया से गुजरे हुए? आपके लिए प्रेम और ध्यान में ज्यादा मौलिक क्या है? मेरे लिए पुरंजय, ध्यान भी प्रेम जैसा है और प्रेम भी ध्यान जैसा है। उनको डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड करने में ही सारा मसला गलत हो जाता है। देखो, ध्यान जब अतिशय संवेदनशील हो उठे तो वो प्रेम है, और प्रेम भी जब अपनी संवेदनशीलता के साथ अपनी प्रज्ञा में जागृत हो जाए तो वो ध्यान है। दोनों एक ही चीजें हैं। ये भी नहीं कह सकते कि ध्यान भीतर है और प्रेम बाहर है। ध्यान भी भीतर है, प्रेम भी भीतर है, और ध्यान भी बाहर है और प्रेम भी बाहर है। हाँ, बाहर के जो प्रैक्टिकल यूजेज हैं, उसकी जो व्यवहारिक अभिव्यक्तियां और उपयोगिताएं हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं, वो अलग होंगी। तो इनको डिवाइड नहीं करना है। प्रेम और ध्यान बस थोड़े से डायरेक्शन के साथ एक ही चीज की तरफ बढ़ना है। ध्यानी प्रेम की तरफ बढ़ ही जाएगा, प्रेमी ध्यान की तरफ बढ़ ही जाएगा। हाँ, ध्यान का मतलब कोई सर्कस करना नहीं है। ध्यान का मतलब किसी विशेष प्रक्रिया क्रिया का अभ्यास नहीं है। ध्यान जीवंतता, मौन, एकांत, वर्तमान में ठहरना है। अब प्रेम में कोई डूबा व्यक्ति मौन में चला जाए, वो अपने एकांत का आनंद ले पाए, वो वर्तमान में ठहरा हो, वो ध्यान में हो गया। ध्यान में गया व्यक्ति भी अगर पूरी तरह जीवंतता से लबरेज हो, जीवन के उत्सव में शामिल हो, जीवन के ऐश्वर्य में पूरी तरह घुला मिला हो, तो प्रेम में हो गया। डिवाइड नहीं करना है कि ध्यानी को प्रेम अलग से ढूंढना है और प्रेमी को ध्यान अलग से ढूंढना है। वो वहीं पर निकलेंगे, वो एक ही है, केवल डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क है। जैसे हम इस दरवाजे से घुसे या उस दरवाजे से घुसे, एक कमरे में दो दरवाजे हमने बना दिए, दोनों दरवाजों से हम घुस एक ही कमरे में रहे, दरवाजे दो अलग हैं, हम दोनों से एक ही कमरे में घुस रहे हैं। ध्यान में हम बस एक चीज का अंतर ये करते हैं कि ध्यान में हम ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा नियम, ज्यादा सारी चीजों की जो सिस्टमैटिक समझ है उसके साथ प्रवेश करेंगे। प्रेम में हम अपने अल्हड़पन में, नदियों की कलकल छलछल की तरह, घुमड़ते अचानक बादलों की तरह प्रवेश करेंगे। फिर बाद में दोनों की निष्पत्ति, दोनों का परिणाम एक ही होगा, दोनों का परिणाम एक ही होगा, वो एक अलग बात है। तो इसलिए मेरी दृष्टि में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। अनंत दिव्याक्षी ने लिखा है, नमन प्यारे सदगुरु, मैं आत्ममुग्ध लोगों के बीच और एक तुलनात्मक वातावरण में रही हूँ। बचपन से ऐसे माहौल में रहते रहते मेरे अंदर कटुता, आत्मालोचना, अड़ियल और जिद्दीपन बढ़ता चला गया। आपसे मिलने के बाद प्रेम प्रसन्नता के साक्षात्कार हुआ। अब मैं
इन कटु भावनाओं से ऊपर उठकर प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता के आयाम में जीना चाहती हूँ। अपनी इन भावनाओं से मुक्ति चाहती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। तो अच्छा हुआ ना, समझना अपनी बातों को, पहले समझा, अब दूसरी दृष्टि मिल गई तो दूसरी दृष्टि के साथ भी चलना होगा। तो चलो, जीना चाहती हूं मत बोलो, फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस कभी मत बोलो, मैं जी रही हूं। अब अपने उसी अड़ियलपन और जिद्दीपन को दूसरी तरफ मोड़ दो कि अब मैं प्रेम, शांति और प्रसन्नता में ही जीऊंगी, मैं उस नकारात्मक वातावरण में नहीं पड़ूंगी। ये अड़ियलपन ले आओ अपने अंदर। पहले की जिद नकारात्मक थी कि नकारात्मक लोगों से उलझना है और वैसे चलना है। अब वो जिद अपने अंदर ले आओ कि मैं अपनी तरह से रहूंगी। और अच्छा इसलिए हुआ कि तुम अपनी तरफ लौटी, कि दूसरे की तरफ लौट कर समाधान नहीं मिलता है, अपनी तरफ लौट कर समाधान मिलता है। वो सारा समाधान अपने अंदर है। लोग तुलना करें, करने दो उनको। आत्ममुग्ध लोग अपनी आत्ममुग्धता में रहें, उनको रहने दो, उसमें उलझो नहीं। कभी कभी हम खुद उन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और हम उलझ पड़ते हैं, इसलिए परेशानी होती है, हम उलझ जाते हैं। किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति को देखा तो हमको लगता नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, यू आर राइट। तो जैसे मेरा एक मंत्र है हु केयर्स, ऐसे एक दूसरा मंत्र बना लो, यू आर राइट। हाँ ठीक है आप, ठीक। आदमी कुछ भी कह रहा हो कि देखो मुझसे समझदार आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, यू आर राइट। वो आकर के देखो तुम इस बात में बिल्कुल गलत हो, यू आर राइट। उलझो ही नहीं दूसरे से और अपनी अड़ियलपन और जिद अपने अंदर रखो। जो करना है वो करो, जो अच्छा है वो करो। तो इस तरह से जीने में बहुत फायदा है। और मैं इस दूसरे मंत्र का भी बहुत उपयोग करता हूँ और अक्सर पति पत्नी की लड़ाई में ये बहुत काम आता है। अब तो लोग कम कर चुके हैं आना, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मैं इस तरह से उनको जवाब नहीं दूंगा या उनके इन लफड़ों पचड़ों में मैं नहीं पड़ने वाला हूँ। ये तो पहले लोग आ रहे थे, उन्होंने एक दूसरे की सब बातें बताई, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो मैं, पत्नी सुना रही होती थी किस्सा के, तो मैं कहता हाँ बिल्कुल ठीक, आप यू आर राइट, बिल्कुल सही सही, यू आर राइट। फिर उनके पतिदेव बताते थे कि नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। कहता यू आर राइट, बिल्कुल परफेक्टली यू आर राइट। किस्सा खत्म, कहानी खत्म। कोई टिकता कहाँ है अपनी बातों में, इसलिए कहाँ उलझना उससे। कमल कौर ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, व्हेन आई लिसन टू यू it seems I understand what you are saying about love. You definitely help me understand what love is not, but in between your talks, I am completely confused about it. With all that, love is not, what is actually then? It seems I have only experienced love as intense emotions, physical attraction, attachment, trade like transaction, and bondage. If it is not these things, then it is invisible to me. Do I sit and wait for it to occur? How do I cultivate my inner self to receive the occurrence of love? It seems impossible to have any inkling of love otherwise. Until then, it's just air, something I can't grasp, a mysterious poem, words of which are beautiful but incomprehensible. I am feeling some frustration around this. नहीं, फ्रस्ट्रेट मत होइए। और ये ऐसी कविता नहीं है जो जीवन में जी नहीं जा सकती है, बट कन्फ्यूजन वहाँ पर हो रहा है जब लव को एज ए रिलेशनशिप पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं जिस लव की बात कर रहा हूँ वो एज ए स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट एज ए स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। लव दो लोगों के बीच की ही बात नहीं, लव तो अपने भीतर की उस घटनाक्रम की भी बात है, अपने भीतर के उस पहलू की भी बात है जो हमें हमारे नज़दीक लाता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट कहाँ रहा, ये एब्स्ट्रैक्ट कहाँ रहा। हम प्रेम के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर क्यों? जो चीज़ हमारे अंदर ही है, जिसका झरना, जिसका स्रोत हमारे अंदर ही है, जो कस्तूरी हमारी ही नाभि में है, उसको
सूंघने के लिए हम दूसरों के पास मारे मारे घूमते हैं। दैट इज रॉन्ग थिंग। लव नॉट एज ए रिलेशनशिप, इफ इट हैपन्स एज ए रिलेशनशिप इट्स गुड, ब्यूटीफुल, enjoy it, but never wait for in relationship. अपने साथ संबंधित होइए, अपने भीतर जाइए और अपने साथ संबंधित होकर ही, अपनी उस बीइंग में उतर कर ही सारी बातें सार्थक होंगी। तब प्रेम अचानक एक गहरी शांति की तरह, गहरी प्रसन्नता की तरह उतरेगा। तो बस यही कंफ्यूजन है आई थिंक, और यही थोड़ा सा बेचैनी पैदा करने वाला है। उसको स्टेट ऑफ बीइंग की तरह समझना शुरू करो। स्टेट ऑफ बीइंग की तरह समझोगी तो सब सेटल्ड है, आप अपने साथ प्रसन्न हैं। उस प्रसन्नता को बांटने के लिए कोई है, बहुत अच्छी बात। कोई नहीं बांटने के लिए है तो और अच्छी बात। डिस्कवरिंग 777 ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, मैं वहाँ से आया हूँ, तब से नेक से लेकर सर तक तनाव रहता है, जैसे चक्कर आ रहा है और मेमोरी कम हो रही है। स्टडी करता हूँ, मैथ सॉल्व करता हूँ, पिछली लाइन ही भूल जाती है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ से आने के बाद ऐसा थोड़े है कि कोई ध्यान में कोई नर्व कंप्रेस हो गई है या कोई चीज़ हो गई। यहाँ से तो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए थी। कोई पुरानी समस्या होगी, उसको देखो, उसका ध्यान करो और यूट्यूब पर ये नाम लिखा करो सब लोग। डिस्कवरिंग 777 की बजाय अपना ओरिजिनल नाम लिखा करो सब लोग, तो अच्छा रहता है। पढ़ के समझ में आता है कि हम किसका जवाब दे रहे हैं, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं। और थोड़ा अपनी एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक से खाना खाओ, और कोई ज़्यादा समस्या हो तो किसी डॉक्टर को दिखा लो, थोड़ा मेडिकेशन ले लो। कभी कभी हो सकता है कोई माइनर सी मेडिकल प्रॉब्लम हो और उसको हम लंबा खींच रहे हैं बेकार में। चक्कर आ रहा है तो चक्कर आने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है या और भी कई वजह हो सकती हैं। तो पहला तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए कि अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो अच्छी बात है। और लिटिल बिट गुड फूड एंड एक्सरसाइज, उसको ध्यान रखो और अच्छे से सो, नींद ठीक से लो, ये सब चीज़ें करो, कॉमन सेंस की चीज़ें इस्तेमाल करो तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कई बार कुछ चीज़ों का समाधान बहुत आध्यात्मिक और बहुत रहस्यात्मक नहीं होता, बड़ा कॉमन सेंस का समाधान होता है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए और हर मेडिटेटर को पहले कॉमन सेंस लगाना चाहिए। लेकिन मेडिटेटर क्या होते हैं, कॉमन सेंस के पहले अनकॉमन सेंस लगा देते हैं। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, मनुष्य प्रेम में नहीं दिखता, क्या इसका कारण उसको मिली चुनाव करने की छूट है, जबकि पूरी प्रकृति गहन स्वप्रेम में दिखती है। मनुष्य को मिली यह आत्यंतिक स्वतंत्रता ही प्रेम की खिलावट के लिए सबसे बड़ी जमीन और खाद है। पूरी प्रकृति एक ऑटोमेटिक लव में है, वो स्वप्रेम स्वचालित बहता चला जा रहा है बिना किसी बाधा के। मनुष्य के पास संभावना इस स्वतंत्रता की मिली इसलिए क्योंकि वो प्रेम को नया आसमान दे सकता है, वो प्रेम को नई जमीन दे सकता है। उसका प्रेम नए नए आयामों को स्पर्श कर सकता है। तो जब ये संभावना और स्वतंत्रता मिलेगी तो निश्चित ही फिर अप्रेम की स्वतंत्रता भी मिल जाएगी कि प्रेम रहित होकर भी जीना संभव हो जाएगा, प्रेम से दूर जाना भी संभव हो जाएगा। मनुष्य प्रेम में नई घाटियों की संरचना करेगा, नए शिखरों की संरचना करेगा। उसका प्रेम अनंत, अकल्पनीय, अमाप होगा। बाकी प्रकृति में सब ठीक है, व्यवस्थित है, जो जैसा है वहां पर वैसा का वैसा ही है। तो मनुष्य के पास संभावना अनंत और विराट है, इसलिए ही वो प्रेम में नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है इसलिए वो हो भी सकता है। अगर किसी के पास न होने की संभावना और स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर उसकी और गहराई में जी पाने की स्वतंत्रता, संभावना भी नहीं है, सब ऑटोमेटिक चलेगा। तो इसलिए मनुष्य का प्रेम और खूबसूरती जोड़ता है। प्रकृति सुंदर और अच्छी है,
लेकिन जब मनुष्य प्रेम में होता है तो उसके मुकाबले सुंदर और कुछ भी नहीं होता। संसार का सुंदरतम खिला हुआ फूल भी प्रेम के गहनतम भाव में प्रवेश कर गए मनुष्य से फीका ही होता है, क्योंकि फिर तो अलग ही खिलावट में है, उसकी कोई तुलना ही नहीं होती फिर।